हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम तेजेंद्र होता है। तेजेंद्र अपनी बीवी बिंदु, बेटे मनोज और बहू कजरी के साथ रहता है। वो चारों अमीर होने के बावजूद भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गांव में हर गरीब की इज्जत और मदद करते रहते हैं। बिंदु और कजरी दोनों सास बहू ही अपने घर में खाना बनाती हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता क्योंकि उन दोनों के हाथों के खाने में ही बहुत कमाल का स्वाद होता है और खासकर उनके हाथ के बने आलू के पराठे सबको अधिकतर पसंद आते हैं। ओहो क्या बात है। भाई क्या बात है। ओहो सुबह की शुरुआत इन स्वादिष्ट और कमाल के आलू पराठों से हुई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जीवन में। माँ, कजरी, आप दोनों के हाथ का आलू पराठा जैसे पराठे तो वाकई में पूरी दुनिया में और कहीं बनते ही नहीं होंगे। आप दोनों कुछ अलग तरह से ही बनाती हो इन्हें बस मजा ही आ जाता है और मन करता है और खाऊं। तो किसने रोका है तुम्हें मनोज बेटा? ये लो, खाओ और खाओ। ये अचार और पनीर की सब्जी भी लो साथ में, और ये मक्खन भी। इस मक्खन को भी माँ जी और मैंने घर पर ही बनाया है, एकदम शुद्ध और ताज़ा है। बहुत खूब। अरे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। उसी गांव में तेजेंद्र का बड़ा भाई विजय भी रहता है। विजय एक मामूली व्यापारी होता है जो इतना पैसे वाला नहीं होता है। क्या बात है बिंदु, कजरी बहू, बहुत ही लज्जतदार बने हैं ये तुम्हारे पराठे तो। जी धन्यवाद जेठ जी। धन्यवाद ताऊ जी, लीजिए ना और लीजिए। अरे नहीं, बस। और तेजिंदर, कैसा चल रहा है व्यापार? अरे बस सब अच्छा चल रहा है विजय भैया, आप बताइए। ताऊ जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम तीनों साथ में हमारे कारोबार को और आगे ले जा पाएंगे। क्यों पापा? हाँ विजय भैया, मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे नहीं तेजिंदर, ये सब इतना आसान नहीं है। भले ही मेरा व्यापार थोड़ा डूबता जा रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। मैं उसे फिर ऊपर लाकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले ऐसे ही अपनी कृपा तुम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक तब तेजेंद्र और मनोज गांव से बाहर किसी काम के लिए जाने वाले होते हैं। तभी एक गांव वाला बिंदु और कजरी से आकर कहता है, अरे बिंदु काकी, कजरी भाभी, वो तेजेंद्र काका और मनोज नहीं रहे। जंगल में उन दोनों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु और कजरी इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और अब तेजेंद्र और मनोज के जाने के बाद उनका कारोबार भी खत्म हो जाता है और बिंदु और कजरी को अब एक छोटे मकान में रहना पड़ता है। अरे बिंदु, कजरी बहू, तेजिंदर और मनोज को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं ही तुम दोनों की मदद कर देता। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बता देना मुझे। ठीक है जेठ जी। हाँ ताऊ जी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। विजय इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिंदु और कजरी को कुछ ना कुछ करना ही था। वो दोनों जगह जगह जाकर काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। फिर उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसका नाम ललुआ होता है। अरे ललुआ, तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप दोनों एक वक्त पर बढ़िया बढ़िया आलू पराठे देती थी। कितना दान पुण्य करते थे आप सब, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी गरीबों का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। धन्यवाद ललुआ। बिंदु माई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एक आलू पराठा ठेला लगा लो। आजकल ठेले की धंधे में भी बहुत पैसा है। आप दोनों के आलू के पराठे को खाकर कोई उसके पीछे दीवाना ना हो जाए, ऐसा तो कतई हो नहीं सकता। अरे वाह ललुआ, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर आलू पराठा तो बेच सकते हैं। इससे हम महीने भर तो क्या, रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर बहू, ये सब मुश्किल होगा। नहीं माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं हूं ना,
बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो करते हैं फिर यही। ये हुई ना बात। कजरी और बिंदु दोनों सास बहू अब आलू पराठे का ठेला लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी वाकई में उनके आलू पराठे के फैन बनने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या आलू पराठे हैं, क्या चटनी है, वाह 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 वाह, और क्या लस्सी है। ओहो, स्वर्ग अगर कहीं है तो वो आप दोनों सास बहू के आलू पराठे ठेले में है भाई, क्योंकि ये आलू पराठे किसी अमृत के समान है। अरे सही कहा इसने, इतनी जगह जाकर आलू पराठे खाए हैं हमने, लेकिन न जाने कौन सी जादुई आलू से बनाती हो आप दोनों अपने आलू पराठे। इनके स्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम बेमिसाल, एकदम कमाल के पराठे हैं। मैं तो अब रोजाना आपके ठेले पर आया करूंगा सुबह शाम आलू पराठे खाने के लिए। अरे फिर तो तू खुद ही आलू बन जाएगा रे। कोई बात नहीं रे, इतने स्वादिष्ट आलू पराठों को न खाने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तो मस्त दबा कर खाया करूंगा रोजाना। धन्यवाद। आप सभी ग्राहकों की ये तारीफ़ें ही हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं हमारे काम को और अच्छे से और लगन से करने के लिए। इसीलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ठेले पर आलू पराठे खाने आते रहिए। इसे कोई ठेला नहीं बल्कि अपना घर ही समझिए, क्योंकि हम घर के जैसे ही आलू के पराठे बेचते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर बहन जी। इस तरह कजरी और बिंदु दोनों का आलू पराठा न सिर्फ उस गांव में बल्कि अब शहरों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स आकर उनकी वीडियोस शूट करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कजरी और बिंदु 6 महीनों में कड़ी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां हर तरह का खाना मिलता है और वहां की स्पेशल डिश होती है बिंदु और कजरी के स्पेशल आलू के पराठे, जिसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी आता कजरी और बिंदु के साथ सेल्फी लेता। इस तरह वो दोनों सास बहू अब एक प्रकार की हस्ती ही बन जाते हैं। एक दिन जब ललुआ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो विजय को रेस्टोरेंट के पीछे से अंदर घुसते हुए देखता है। अरे ये क्या, ये तो विजय साहब हैं, बिंदु माई के जेठ और कजरी भाभी के ताऊ जी। लेकिन ये क्या, ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वो भी फौरन। ललुआ फटाफट 2 मिनट की दूरी पर थाने में जाकर पुलिस को ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विजय को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बॉम्ब की वायर को कट कर देते हैं। ललुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो हमारा रेस्टोरेंट जल कर राख हो जाता। और आप जेठ जी, हाँ, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? बिंदु माई, मुझे तो लगता है इसने ही मनोज भाई और तेजेंद्र साहब को मारा है। ये आप लोगों से पहले से जलता था, ये मैं हमेशा से देखता आया हूं। हाँ, मारा है मैंने ही उन्हें। मैंने ही उनके सामने जानवर छोड़े थे ताकि वो उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दें। मुझे हमेशा से इसी बात का गुस्सा था, इसी बात की जलन थी कि मैं बड़ा भाई होने के बाद भी मेरा छोटा भाई तेजेंद्र मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा आगे है जीवन में। और अब उन दोनों के मरने के बाद तुम दोनों अमीर हो गई, इसीलिए तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं ये बॉम्ब प्लांट कर रहा था। छी ताऊ जी, लानत है आप पर। अरे आपसे हम सब कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने तो हमारे ही पीठ पीछे ये सब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इसने मेरे पति और बेटे को मारा है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। विजय को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बाद बिंदु और कजरी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो ललुआ को अपने साथ काम पर रख लेते हैं और उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है। बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या, सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे अपनी गोदी में लेकर खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं
तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है। वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो आपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वा पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा ऐसे काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बो की भूखी प्यासी बैठी है। आए जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तो हर लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो कितनी काली लड़की है ना। ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल सी सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पति के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहाँ की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती हैं, ओ मैडम, ये क्या है? ईव! मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो। ठकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी नाम है इसका। माई फुट, वट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर।
तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठाकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठाकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठाकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी, पापा ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी।
संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा, ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी, वैसे आप दोनों ने सही कहा। हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं।
गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज्यादा नजर मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और खासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो, और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है, और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो, बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।